2014 में ह्यूमंस की लापरवाही की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया कि अर्थ पर सब कुछ खत्म हो गया और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा आर्टिफिशियल कूलिंग सब्सटेंस बनाया जो एटमॉस्फेयर में जाकर इस तरह मिला कि ना सिर्फ गर्मी कम होने लगी बल्कि पूरा अर्थ बर्फ की गोले में बदल गया। लेकिन फिर भी एक जीनियस साइंटिस्ट विल्फ्रेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई जो परपेचुअल इंजन से चलती है और वो पूरे अर्थ के चक्कर मारती रहेगी। बचे हुए ह्यूमन ट्रेन में ही रहते हैं और जो बाहर जाने की कोशिश भी करता है वो फ्रीज होकर मर जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्लास का सिस्टम इस ट्रेन में भी बना रहा। अपर क्लास लोग ट्रेन के आगे के डब्बों में रहते हैं, मिडिल क्लास बीच के डब्बों में और लोअर क्लास आखिर के डब्बों में। हम 17 साल बाद का सीन देखते हैं जब गार्ड्स गरीब लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं, जिसमें खाने के नाम पर कुछ प्रोटीन ब्लॉक्स होते हैं। सबको बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन कर्टिस नाम का आदमी बैठने से मना करता है, मगर जब उसे शूट करने की धमकी दी जाती है तो वो बैठ जाता है। कर्टिस अपने दोस्त एडगर से कहता है कि उसने डोर्स काउंट कर लिए हैं क्योंकि वो यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा है। एक गार्ड जब सभी से पूछता है कि क्या उनमें से किसी को वायलिन बजाना आता है तो एक बूढ़ा कपल हाथ उठाता है जो कि म्यूजिशियन थे। गार्ड बूढ़े आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी वाइफ के बिना जाने से मना करता है, जिस पर गार्ड उसकी वाइफ को मारकर उसका हाथ तोड़ देता है और बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कर्टिस एक औरत तानिया और उसके बेटे टिमी के पास जाता है। कर्टिस टिमी से अपना प्रोटीन ब्लॉक एक्सचेंज करता है जिसके अंदर कैप्सूल थी। वो कैप्सूल लेकर गिलियम नाम के एक बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है जिसका सिर्फ एक ही हाथ है और वो हमेशा विल्फ्रेड लोगों के सामने बैठा है। इस कैप्सूल में एक मैसेज था जिसमें नैम लिखा हुआ था जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम है। कर्टिस इस आदमी को ढूंढना चाहता है ताकि वो इस रिवॉल्यूशन में उसकी हेल्प कर सके। जब सभी लोग सो जाते हैं तो ढेर सारे गार्ड्स के साथ गिलियम की असिस्टेंट क्लॉडी आती है जो कि इंच टेप से सभी बच्चों की हाइट नापती है। तभी वो तानिया को पकड़ लेते हैं जिसके स्कर्ट के नीचे टिमी छुप रखा था। टिमी निकलकर भागता है कि गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और तानिया को काफी मारते हैं। वो लोग टिमी और एंड्रयू के बेटे एंडी को अपने साथ ले जाते हैं। एंड्रयू गुस्से में क्लॉडी के सर पर अपना जूता मारता है और उसके गार्ड्स एंड्रयू को पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद यंग फ्रैंको और ओल्ड फ्रैंको उसके गले में एक घड़ी टांगते हैं और उसका हाथ ट्रेन से बाहर निकालते हैं। एंड्रयू ठंड और दर्द के मारे चीखने लगता है। कुछ ही देर बाद वहां मिनिस्टर मेसन आती है और सभी लोगों को उनके इस तरह के बिहेवियर के लिए डांटती है। वो एंड्रयू के सर पर जूता रखती है और सभी को धमकी देती है कि वो सभी अच्छे से रहे। फ्रैंको एंड्रयू का हाथ वापस अंदर लेता है जो कि पूरी तरह से जम चुका था और पनिशमेंट को पूरा करने के लिए उसके हाथ पर हथौड़ा मारता है। अगले कुछ दिन तक कर्टिस और बाकी लोग अलग अलग चीजों को जोड़कर एक बहुत बड़ी चीज बनाते हैं जिससे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। कर्टिस के दिमाग में एक बात रह जाती है कि जब मेसन ने गार्ड्स की गन को यूजलेस कहा था, उसे लगता है कि गार्ड्स की गन्स में बुलेट्स ही नहीं है। एक आर्टिस्ट इन सभी मोमेंट्स को ड्रॉ करता है और तानिया और एंड्रयू को उनके बच्चों के पोर्ट्रेट बनाकर देता है। अचानक तब अलार्म बजता है तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं और जब गार्ड्स अंदर आते हैं तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सभी लोग प्रोटीन ब्लॉक्स के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक गार्ड बूढ़े आदमी पर गन तान देता है, लेकिन कर्टिस आगे जाकर गन अपने सर पर लगा लेता है और जैसे ही ट्रिगर चलाया जाता है बुलेट नहीं निकलती। एडगर सभी से कहता है कि गन्स में बुलेट नहीं है और तभी सभी लोग गार्ड्स पर अटैक करते हैं। कर्टिस का डिवाइस बहुत बड़े पाइप्स होते हैं जिन्हें वो धक्का देकर अगले कंपार्टमेंट में ले जाते हैं जहां उन्हें और गार्ड्स मिलते हैं, लेकिन बिना गन्स के सभी रेबल्स उन पर भारी पड़ जाता है। एक बहुत बड़ा गार्ड उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे उसके कंधे पर चढ़कर उसे मार देता है और उससे कीज भी ले लेता है। इसके बाद सभी रेबल जेल में घुसते हैं जो कि असल में दीवार में लगे कंपार्टमेंट है। वो लोग चाबियों का यूज करके एक कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं जिसके अंदर नैम था। नैम एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो कि काफी नशा करता है। कर्टिस उसे ड्रग ऑफर करते हुए कहता है कि वो उन्हें ट्रेन के सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट तक पहुंचने में हेल्प करे, लेकिन वो हैरान होता है जब नैम अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है क्योंकि पिछले 10-12 सालों में किसी ने भी सिगरेट नहीं देखी थी। चैन नाम का बच्चा उसकी माचिस चोरी कर लेता है। नैम काफी सोचने के बाद अपनी सिगरेट भीड़ में फेंक देता है जिसके लिए सभी लोग लड़ाई करने लगे थे। नैम भी फाइट एंजॉय करता है और कर्टिस उसे गुस्से में पकड़कर कहता है कि वो उनकी हेल्प करे। नैम उससे कीज लेकर दूसरा कंपार्टमेंट ओपन करता है जहां उसकी बेटी योना थी। योना भी एक नशेड़ी है। नैम कर्टिस से कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हर एक कंपार्टमेंट ओपन करने के बदले उसे नैम और उसकी बेटी को एक ड्रग देना होगा। कर्टिस इसके लिए एग्री करता है और नैम वायर का यूज करके पहला कंपार्टमेंट ओपन करने लगता है।
योना कहती है कि इस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। सभी रेबल्स उस कंपार्टमेंट में जाते हैं जहां विंडो ओपन होती है और इतनी तेज रोशनी में किसी की आंखें नहीं खुलती, क्योंकि पिछले 20 सालों में सभी लोग पहली बार सनलाइट देख रहे थे। वो देखते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नैम दूसरे कंपार्टमेंट का डोर ओपन करने की कोशिश करता है। तब योना कहती है वो भागता हुआ डोर की तरफ आ रहा है। डोर जैसे ही ओपन होता है, कर्टिस और बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं कि ये पॉल था, उनका पुराना साथी जो कभी उनके कंपार्टमेंट में रहता था। पॉल को एक दिन पकड़कर यहाँ लाया गया और सारे प्रोटीन ब्लॉक वो अकेला ही बनाता है, जिस वजह से वो थोड़ा पागल हो गया। कर्टिस जब चेक करता है तो देखकर हैरान होता है कि प्रोटीन ब्लॉक्स में इंग्रेडिएंट के तौर पर कॉकरोचेस यूज किए जा रहे थे। तभी उसे फ्लोर पर एक कैप्सूल मिलती है। कर्टिस पॉल से पूछता है कि ये कैप्सूल डालने के लिए उसे कौन कहता है, लेकिन पॉल उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन भेजता है, उसे सिर्फ ब्लॉक में ये डालने को दिया जाता है। गिलियम कैप्सूल को ओपन करता है तो उससे उसमें वाटर लिखा हुआ मिलता है। पॉल उन्हें बताता है कि वाटर का कंपार्टमेंट कुछ ही ब्लॉक दूर है। कर्टिस कहता है कि अगर वो लोग पानी की सप्लाई को अपने कंट्रोल में कर ले तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं। नैम दूसरा डोर ओपन करने की तैयारी करता है। तब कर्टिस को पता चलता है कि योना का बर्थ ट्रेन में ही हुआ था। उसे लगता है कि योना के पास डोर्स के आर पार देखने की स्पेशल पावर्स है। योना चिल्लाती है कि डोर्स को मत खोलो, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उनके सामने ढेर सारे मास्क पहने लोग अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। कर्टिस और बाकी सब उनसे लड़ते हैं और एक एक करके दोनों साइड्स के लोग मारने लगते हैं। काफी देर तक लड़ाई चलती है। उनके सामने ढेर सारे मास्क पहने लोग और गार्ड्स खड़े होते हैं। गार्ड अनाउंस करता है कि वो लोग ब्रिज क्रॉस करने वाले। सभी गार्ड्स काउंट करने लगते हैं और जैसे ही वो लोग ब्रिज पर पहुंचते हैं सभी चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ट्रेन काफी तेज झटके मारती है जिससे सभी रेबल्स गिर जाते हैं, सिवाय नैम और योना के जो खिड़की से बाहर देख रहे थे। ब्रिज क्रॉस होने के बाद दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने वाली होती है कि तभी वहां पर मेसन आकर कहती है कि वो काफी गुस्सा है कि इतने सालों से खाना देने के बाद भी वो लोग रेबल बन गए। वो कहती है कि उनमें से 74% लोग मारे जाएगा। कर्टिस गुस्से में उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, लेकिन गार्ड उसे ब्लॉक कर देता है। मेसन एक बाइनोक्यूलर यूज करती है और सभी गार्ड्स एक स्पेशल मास्क पहनते हैं। योना कहती है कि आगे एक डार्क टनल आने वाला है जो कि बहुत बड़ा है। तभी टनल आता है और अंधेरे की वजह से रेबल्स को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, लेकिन गार्ड्स अपने स्पेशल मास्क की वजह से सब कुछ देख पाते हैं और एक एक करके सभी रेबल्स को इजीली मारने लगते हैं। मेसन भी अपने बाइनोक्यूलर्स में देखकर इसका मजा लूटती है। तभी कर्टिस को कुछ याद आता है और वो चैन को आग जलाने को कहता है। चैन माचिस का यूज करके आग जलाता है। वो और एंड्रयू बाकी रेबल्स के साथ ढेर सारी मशाल लेकर वहां आते हैं और सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। धीरे धीरे रेबल्स उन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं और ग्रे एक ऑफिसर को चाकू की नोक पर लेकर मेसन को धमकी देता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन मेसन को उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्रे उसे मार देता है और मेसन के पैर पर चाकू मारकर उसे रोकता है। कर्टिस मौके का फायदा उठाकर मेसन की तरफ जाता है, लेकिन तब यंग फ्रैंको एडगर को पकड़ लेता है। लेकिन कर्टिस सबको बचाने के लिए उसे सेक्रीफाइस करता है और मेसन को पकड़ लेता है। मेसन सभी को रुकने के लिए कहती है। यंग फ्रैंको एडगर को मारकर कर्टिस की तरफ भागता है, लेकिन योना एक रॉड से उसे मार देती है और बाकी रेबल्स ओल्ड फ्रैंको को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो अगले कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं जहां वाटर सप्लाई होती है। तानिया और एंड्रयू मेसन को टॉर्चर करके बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेसन कहती है कि उसे बस इतना पता है कि वो विल्फर्ड के पास है। कर्टिस गुस्से में उसके पास आता है और उसे धमकी देता है कि वो वाटर सप्लाई बंद कर देंगे, लेकिन मेसन हंसते हुए कहती है कि वाटर सप्लाई सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट से आता है। कर्टिस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मेसन उसे कन्विंस करती है कि वो उसे अपने साथ बांध कर ले चले, जिससे वो उन्हें आगे के कंपार्टमेंट्स में गाइड करती रहेगी। रात में जब सब सो जाते हैं तो गिलियम और कर्टिस डिस्कस करते हैं कि वो लोग कैसे आगे जाएंगे। गिलियम काफी परेशान था क्योंकि उनके काफी लोग मारे गए थे, इसलिए कर्टिस डिसाइड करता है कि वो यहाँ से आगे अकेला जाएगा और गिलियम बाकी सभी के साथ यही रुकेगा। इससे आगे कर्टिस एंड्रयू, तानिया, नैम, ग्रे और योना के साथ जाता है। आगे जाते हुए उन्हें सबसे पहले ग्रीन हाउस रूम मिलता है जहाँ ढेर सारे पौधे थे। नैम अपनी बेटी के हाथ में मिट्टी रखता है क्योंकि योना ने कभी मिट्टी नहीं देखी, लेकिन कीड़े देखकर वो उसे वापस रख देती है। इसके बाद वो लोग एक बहुत बड़े एक्वेरियम में पहुंचते हैं जहां पर मेसन उन्हें सुशी ऑफर करती है। जैसे ही मेसन सुशी खाने वाली होती है, कर्टिस उसे प्रोटीन ब्लॉक खाने को कहता है,
जो कि मेसन को जबरदस्ती खानी पड़ती है क्योंकि उसे उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है। इसके बाद वो सभी लोग एक रूम में एंटर करते हैं जहां ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे थे। तानी और एंड्रयू उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ये पता है कि दोनों बच्चों को आगे ले जाया गया था। उनकी टीचर टीवी में उन्हें बताती है कि विल्फर्ड ही उनका सेवियर है। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि अगर कभी ट्रेन रुकी तो सभी लोग फ्रीज होकर मर जाएंगे और ट्रेन से बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल है। जैसे एक बार 7 लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वो फ्रीज होकर मर गए। इसके बाद वहां पर एक आदमी ढेर सारे एग्स लेकर आता है और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो टीचर को एग्स की बास्केट देकर चला जाता है। कर्टिस को एग में एक कैप्सूल मिलती है जिसमें मैचेस ब्लड था। तभी टीचर एक गन निकालकर उन्हें शूट करती है और एग देने वाला आदमी भी अपनी गन निकालकर सभी प्रिजनर्स को शूट करता है। क्लासरूम में सभी लोग झुक जाते हैं लेकिन एंड्रयू मारा जाता है, लेकिन ग्रे चाकू से टीचर को मार देता है। मेसन गन पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कर्टिस उसे पकड़ लेता है। टीवी पर एक लाइव वीडियो चलती है जिसमें कर्टिस देखता है कि सभी प्रिजनर्स और रेबल्स मारे जा चुके हैं और ओल्ड फ्रैंको गिलियम को मारने वाला है। इस गुस्से में कर्टिस मेसन को मार देता है। कर्टिस और बाकी लोग आगे मूव करना कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अपर क्लास के लोग टेलर, डॉक्टर और सैलून जैसे सभी फैसिलिटीज का मजा उठा रहा है। वो जैसे ही एक रेस्टोरेंट से क्रॉस करते हैं, ओल्ड फ्रैंको देखता है कि ट्रेन मोड़ पर इस तरह मुड़ रही है कि वो कर्टिस और बाकी लोगों को देख सकता है। फ्रैंको और कर्टिस वहीं से एक दूसरे को शूट करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता और उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती है। एक होल से जब थोड़ी बर्फ अंदर आती है तो नैम और योना उसे देखकर एक क्लू समझते हैं। इसके बाद सभी लोग आगे चलना कंटिन्यू करते हैं और कर्टिस और बाकी लोग स्पा क्रॉस करके सोना में जाकर छुप जाते हैं। फ्रैंको अंदर आता है और एक हाई क्लास आदमी को मार देता है। एक गार्ड जैसे ही एक डोर ओपन करता है, अंदर से ग्रे निकलकर पहले उसे मारता है और फिर फ्रैंको के कंधे पर चाकू से मारता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तब कर्टिस फ्रैंको को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन कंफ्यूजन में वो गोली नहीं चलाता। जब फ्रैंको ग्रे को जमीन पर गिरा देता है तो कर्टिस उसे शूट करता है लेकिन फ्रैंको उसे वापस शूट करके जख्मी कर देता है। तानिया भी फ्रैंको को मारने की कोशिश करती है लेकिन फ्रैंको उसे जान से मार देता है और फिर कर्टिस और फ्रैंको के बीच लड़ाई होती है जिसमें फ्रैंको आसानी से कर्टिस को मारने वाला था कि ग्रे उसे रोक देता है और उससे दोबारा लड़ने लगता है और आखिर में ग्रे भी मर जाता है। इसके बाद फ्रैंको दूसरा डोर ओपन करता है जहां नैम एक लेडी के पीछे छुपा रहता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। जब नैम फ्रैंको को जमीन पर गिरा देता है और योना एक चाकू लेकर उसे मारने वाली होती है लेकिन नैम उसे रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी को मारे। तभी कर्टिस होश में आता है और फ्रैंको को साइड में चाकू से स्टैब करता है। इसके बाद नैम, कर्टिस और योना आगे जाते हैं जहां उन्हें एक कंपार्टमेंट में ढेर सारे लोग पार्टी करते हुए दिखते हैं और नेक्स्ट कंपार्टमेंट में काफी सारे लोग नशे में धुत थे। मौके का फायदा उठाकर नैम और योना शराब लेकर चले जाते हैं और फाइनली तीनों लोग विल्फर्ड के वॉल्ट के बाहर पहुंचते हैं जहां योना शराब ज्यादा पीने से बेहोश हो जाती है। नैम कर्टिस से और ड्रग्स मांगता है जिस पर कर्टिस गुस्सा होकर वॉल्ट पर लात मारता है। नैम उससे लड़ाई करता है और उसे अर्थ पर बची आखिरी सिगरेट देता है। कर्टिस सिगरेट पीते हुए नैम को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि शुरू में ट्रेन में लोग अपना पेट भरने के लिए अपने से कमजोर लोगों को और बच्चों को खाते थे और जब कर्टिस एडगर को खाने के लिए रेडी हुआ तो गिलियम ने उसके बदले अपना हाथ काट कर उसे खाने के लिए दिया। उसे देखकर लोगों ने उसे कॉपी करना शुरू किया। जब कर्टिस ने भी अपना हाथ काटने की कोशिश की तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और इसलिए उसके हाथ में एक निशान है। नैम कर्टिस से कहता है कि वो कर्टिस से ड्रग्स सिर्फ इसलिए मांग रहा था ताकि वो एक बॉम्ब बना सके। वो उस बॉम्ब को वॉल्ट पर लगाता है। नैम उसे बताता है कि कुछ सालों से वो और योना स्नो को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब बर्फ में जिंदा रहा जा सकता है। तभी वॉल्ट ओपन होता है और क्लाउडी बाहर आकर नैम को शूट कर देती है और कर्टिस से कहती है कि विल्फर्ड ने उसे इनवाइट किया है। कर्टिस फाइनली अंदर जाता है जहां वो पहली बार विल्फर्ड से मिलता है। विल्फर्ड उसे इकोलॉजिकली बैलेंस के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने प्लान बनाया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिलियम असल में विल्फर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा था और वो ही ऐसे फेक रिवॉल्यूशंस करवाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। विल्फर्ड एक फोन करके एग वाले आदमी को सभी लोगों को मारने को कहता है और उनकी चीखें कर्टिस को सुनाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंको को होश आता है और वो अपनी कमर से चाकू बाहर निकालता है। योना और नैम भी उठते हैं। तब वो देखते हैं कि पार्टी करने वालों में से एक आदमी उन पर अटैक करता है और नैम उसे मारता है, लेकिन वो देखता है कि वहां और ढेर सारे लोग हैं, इसलिए उन सभी को ब्रिज पर ही रोकने की कोशिश करता है।
दूसरी तरफ विल्फर्ड कर्टिस को ट्रेन के इंजन के सामने खड़ा करता है और कहता है कि वो और गिलियम चाहते थे कि अब लीडर कर्टिस बने। यहाँ पर कर्टिस ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि भीड़ के बीच से फ्रैंको आने लगता है कि तभी योना वॉल्ट को ओपन करती है। जैसे ही वॉल्ट से क्लाउडी बाहर निकलती है, योना उसे मार गिराती है और उसके हाथ से गन लेकर फ्रैंको को शूट करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। नेम योना से कहता है कि वो क्लाउडी से बॉम्ब और कर्टिस से माचिस लेकर आए। योना भागते हुए कर्टिस के पास जाती है, जो कि विल्फर्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, इसलिए वो योना को धक्का देता है। योना उसे जमीन पर बिठाती है और एक टाइल उठाकर दिखाती है कि वहां पर टिमी इंजन के नीचे काम कर रहा था। विल्फर्ड उससे कहता है कि काफी पहले ही इंजन के कई पार्ट्स खराब हो चुके थे, जिसके बाद से उसने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू किया। गुस्सा होकर उसे मार देता है और इंजन को रोकने के लिए अपने हाथ घुसाता है और योना को माचिस भी देता है। हम देखते हैं कि एंडी एक कंपार्टमेंट से बाहर आता है और दोबारा इंजन चलाता है। नेम फाइनली फ्रैंको को मार देता है और कर्टिस अपना हाथ से इंजन को रोक कर रखता है ताकि टिमी बाहर निकल सके। योना बॉम्ब को जला देती है और सभी लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। बॉम्ब के फटने से डोर तो फट जाता है, लेकिन धमाके से बर्फ का पहाड़ भी टूट जाता है जो सीधा ट्रेन के ऊपर गिरता है और ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि योना और टिमी ढेर सारी बॉडीज को उठाकर और जैकेट्स पहनकर बाहर आते हैं। योना को एक पोलार बियर दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि अब अर्थ पर लाइफ दोबारा से पॉसिबल है और वो फ्रीज होकर मरेंगे नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।